हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आप लोगों ने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि शादी जो है वो जन्म जन्म का बंधन होता है। जिन दो लोगों की शादी होती है उनकी जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और वो जन्मों के साथी होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मुस्लिम लॉ के बारे में तो मुस्लिम लॉ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम लॉ में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। जी हां, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता देता हूं कि मुस्लिम लॉ में कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। मुस्लिम लॉ में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया गया है। अब यहां पे मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जब दो लोगों के बीच में, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है, डिवोर्स होता है तो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। और मेंटेनेंस को ही लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। और इस बड़े फैसले में, जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस का हक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुस्लिम महिलाओं को पहले मेंटेनेंस का हक नहीं था, तो इन्हीं सारे कंफ्यूजन्स को मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आपको प्रॉपर्ली समझाने वाला हूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या क्या जजमेंट आए हैं और कौन कौन से लॉज इसके ऊपर बात करते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आज मेनली हम 3 लॉज को कंपेयर करने वाले हैं और सबसे पहले हम सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 125 से बात करेंगे। तो क्या शादी के बाद किसी मुस्लिम महिला को अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता? इसका अगर मैं आपको पहला केस बताऊं तो उससे पहले मैं आपको इस केस के बारे में बता देना चाहता हूं। जो केस यहां पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोहम्मद अब्दुल सामद वर्सेस द स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 का ये केस है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच का एक फैसला आया है। और यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है, रिपोर्टेबल जजमेंट है। और कैसे ऐतिहासिक है ये सब मैं आपको इस वीडियो के एंड में कंक्लूड करके समझाने वाला हूं। मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि ये जो पूरा का पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, इस केस में हस्बैंड ने इंटरिम मेंटेनेंस के अमाउंट को चुनौती दी थी। जो इंटरिम मेंटेनेंस हस्बैंड को पे करना था अपनी वाइफ को, उसको हस्बैंड ने चुनौती दी थी। और हस्बैंड ने बेसिकली ये कहा था कि जो मुस्लिम महिला है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती अंडर सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर 1986 का जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। इसलिए सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 125 जो है वो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि सेक्शन नंबर 125 जो है सीआरपीसी का, वो बेसिकली एक सेक्युलर प्रोविजन है और ये जो सेक्शन है ये सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो महिला हिंदू हो या चाहे वो महिला मुस्लिम हो। लेकिन इस कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले मैं पूरी रीजनिंग आपको यहां पे बता देना चाहता हूं। तो क्या है वो रीजनिंग, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप इस केस का नाम जरूर नोट कीजिएगा, मोहम्मद अब्दुल सामद वर्सेस द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये सुप्रीम कोर्ट का 2024 का जो लेटेस्ट जजमेंट है। और पहले हम बात करते हैं शाहबानो केस के बारे में। 1985 में शाहबानो केस के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो जरूर पढ़िएगा शाहबानो केस के बारे में। ये जो केस था, इसमें एक 62 इयर्स की लेडी और उनके 5 बच्चे, उनको इनके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया था, यानी कि तलाक दे दिया था। और तलाक देने के बाद में बात आई मेंटेनेंस के अमाउंट के बारे में। तो जब बात आई गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस के बारे में, तो उसी मेंटेनेंस के अमाउंट को लेकर यह मामला पहुंच गया था तब सुप्रीम कोर्ट में। और तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 125 में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मैरिड मुस्लिम वुमेन हैं, वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगने की हकदार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया था। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिन्होंने ये माना था कि शाहबानो जो है वो मेंटेनेंस की हकदार हैं। तो उनको मेंटेनेंस का हकदार मानते हुए यहां पे सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 125 को सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंस दी थी। और उसके बाद में क्या होता है, जब ये पूरा का पूरा केस चला और उसके बाद में जब फैसला शाहबानो के फेवर में आया, तो जब शाहबानो के फेवर में ये फैसला आया, सेक्शन 125 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस फैसले से खुश नहीं थे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि इस तरीके से जो मुस्लिम्स का जो पर्सनल लॉ है उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर मैं मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ के बारे में बात करूं तो देश में 1937 में 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक कानून लागू हुआ था। तो यह माना कई लोगों ने कि जो शाहबानो का फैसला है ये मुस्लिम लॉ में इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ ये देखिए। 1985 के इस शाहबानो केस के जजमेंट के बाद में जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की सरकार थी, और तब सरकार ने निर्णय लिया कि इस फैसले को पलटने के लिए एक
संसद में एक नया कानून जो है वो लाया जाए। और तब संसद में एक नया कानून 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया, और जिस एक्ट का नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो इस लॉ में पूरा लिखा गया मेंटेनेंस के बारे में, मेहर के बारे में। तो डिवोर्स के जो सारे प्रोविजंस थे वो इस एक्ट में डाल दिए गए, और ये बनाया गया एक स्पेशल लॉ। यानी कि इस एक्ट को बनाने के बाद में यह कहा गया कि अगर किसी भी मुस्लिम वुमेन को अगर अपने हस्बैंड से क्या मांगना है, अगर मेंटेनेंस मांगना है, तो मेंटेनेंस इस लॉ के अंडर मांग सकती है, ना कि सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 125 पे, क्योंकि यह कहा गया कि यह एक स्पेशल लॉ है और सीआरपीसी एक जनरल लॉ है। तो जो स्पेशल लॉ है वो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, सेक्शन 125 प्रिवेल नहीं करेगा। तो मुस्लिम औरतों का जो अधिकार होगा वो सिर्फ इसी कानून के अंडर होगा। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ। तो 1986 में जब ये कानून आया, उसके बाद में इस कानून को चैलेंज किया गया था डेनियल लतीफी के द्वारा, जो कि शाहबानों के एडवोकेट थे। तो उन्होंने एक केस फाइल किया था यहाँ पे, डेनियल लतीफी अदस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कि उन्होंने इस कानून को, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 को चैलेंज किया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 1986 का जो लॉ था, उस लॉ को पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस जो 1986 का जो कानून है, हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मान सकते। तो ये तो हमने पढ़े तीन एस्पेक्ट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से 1985 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद में 1986 में सरकार एक नया कानून लेकर आती है। उस नए कानून को 2001 में वापस चैलेंज किया आता है, और 2001 में उसके ऊपर एक फैसला आता है, और उस फैसले में कहा जाता है कि 1986 का जो कानून था वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो यहां पे अब हम बात करते हैं किसके बारे में। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, और कहानी में ट्विस्ट ऐसे आता है कि 2019 में एक नया कानून इंट्रोड्यूस होता है जो 3 तलाक के ऊपर होता है। यहां भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, और उसके बाद में सरकार एक नया कानून लेकर आती है, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो अब हमारे पास में 3 कानून हैं। अब हमारे पास में 3 कानून कैसे हैं? एक हमारे पास सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 125 है, दूसरा हमारे पास मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 है, तीसरा कानून जो हमारे पास में है वो है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। अब 3 कानून है, और क्वेश्चन ये है कि अब मेंटेनेंस कौन से लॉ में मिलेगा? क्या सेक्शन नंबर 125 में मुस्लिम वुमेन जो है वो अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं? क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है, जो मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन के साथ देने वाला हूं। तो अब देखिए कहानी में ट्विस्ट और क्या आता है। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किन बेसिस के ऊपर जजमेंट दिया है, कौन कौन से पॉइंट्स रखे हैं। उससे पहले मैं आपको जो मुस्लिम लॉ का जो सिस्टम है वो समझाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का 1937 में एक लॉ जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। 1937 ये पहला लॉ था, और मुस्लिम्स में कॉन्सेप्ट होता है इद्दत पीरियड का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इद्दत पीरियड क्या होता है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। इद्दत पीरियड बेसिकली वो ड्यूरेशन होती है जिसे कि 3 महीने का लगभग माना जाता है, और इस 3 महीने के ड्यूरेशन में, यानी कि जब हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दे दिया है, तो अगले 3 महीने तक वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा। ये 3 महीने की समय सीमा क्यों होती है? ये इसलिए होती है ताकि इस बात का वेरिफिकेशन किया जा सके कि वाइफ कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो अगर वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है, 3 महीने की ड्यूरेशन पूरी हो चुकी है। यहां पे 3 महीने की जो इद्दत पीरियड का ड्यूरेशन होता है, यहां पे रेवोकेशन की भी पॉसिबिलिटी होती है। अब अगर 3 महीने का समय यहां पे पूरा हो चुका है, तो उस 3 महीने की ड्यूरेशन में हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 महीने के बाद मेंटेनेंस कैसे मिलेगा। तो उसके बारे में अगर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग आपको आंसर करूं, तो उसका आंसर यह है कि उसके बाद वाइफ जो है वो शादी करने के लिए फ्री है। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में। वाइफ दूसरी शादी करने के लिए फ्री है, और अब जो वाइफ के एक्सपेंसेस हैं वो कौन बेयर करेगा? वो बेयर करेंगे उसके फादर, उसके ब्रदर, या अगर उसके बेटे बड़े हो चुके हैं, अगर वो अर्निंग कर रहे हैं, तो वो उसके एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे। तो ये बेसिकली इद्दत पीरियड का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। और इसी पीरियड में कहा जाता है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस जो है वो देना होता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या फैसला दिया है। तो हमारे पास देखिए अब 3 कानून हैं।
एक मैंने आपको बताया मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ भी है जो 937 में एप्लीकेबल हो गया, इद्दत का ड्यूरेशन भी है यहां पे आपके सामने। लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या फैसला दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले अपने फैसले में यह कहा है कि जो सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी है ना, ये बेसिकली एक तरीके से सबको राइट देता है, चाहे वो हिंदू विमेन है चाहे वो मुस्लिम विमेन है। सेक्शन 125 सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, माना कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, ये माना कि ये एक सेक्युलर लॉ है या एक सेक्युलर प्रोविजन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुस्लिम विमेन है वो अब डबल मेंटेनेंस मांग सकती है यहां पे? क्योंकि हमने देखा एक 1986 का लॉ है, एक 2019 का लॉ है, और इसके साथ साथ तीसरा सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 125 है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये माना कि जो विमेन है इनके पास में बेसिकली एक चॉइस होगा, एक ऑप्शन होगा। इनके पास ऑप्शन ये होगा कि ये इन दोनों में से किसी भी एक लॉ में मेंटेनेंस जो है वो डिमांड कर सकती हैं, चाहे वो 1986 का लॉ हो, चाहे वो 2019 का लॉ हो, और उसके साथ साथ वो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 125 में भी मेंटेनेंस डिमांड कर सकती हैं, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 125 में। दैट मींस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पे ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये तीनों जो हैं ये बेसिकली एक दूसरे के ऑल्टरनेट नहीं है। ये जो दो लॉ हैं ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट हो सकते हैं, लेकिन जो सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी है ये इन एडिशन टू दीज लॉज। तो अगर एक मुस्लिम विमेन जो है अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है तो वो इन दोनों लॉ में से किसी एक लॉ में प्लस वो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 125 में मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। लेकिन यहां पे अब क्वेश्चन ये आता है कि इस तरीके से तो मेंटेनेंस का अमाउंट काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर मुस्लिम विमेन को यहां पे डबल मेंटेनेंस मिलेगी तो यहां पे मेंटेनेंस का अमाउंट काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये कहा है कि इसके साथ साथ हमें सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 127 को भी कंसीडर करना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 127 भी यहां पे कंसीडर किया जाएगा टू डिसाइड दी मेंटेनेंस अमाउंट। जो गुजारा भत्ता यहां पे लेडी को मिलेगा उसके लिए हमें यह देखना होगा कि उसे ऑलरेडी इन दोनों में से किसी एक्ट में जो मेंटेनेंस अमाउंट मिल रहा है वो कितना है, और उसके अकॉर्डिंग जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि डबल बेनिफिट मिल जाएंगे, दोनों बातों को कंसीडर किया जाएगा। तो सेक्शन 125 के साथ में यहां पे सेक्शन नंबर 127 ऑफ सीआरपीसी का सब सेक्शन 3 आप देखिएगा, वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करेगा। इस तरीके से मेंटेनेंस का राइट होगा मुस्लिम विमेन को मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, और इसी के बारे में मुझे आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये केस अच्छे समझ में आया होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान के अपकमिंग एपीओ एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारी उत्कर्ष की ऐप के ऊपर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं इनमें आपको मिलती है बेस्ट फैकल्टीज से एक्सपर्ट गाइडेंस, और इसके साथ साथ आपको मिलते हैं हमारे पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, और अगर आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उत्कर्ष की ऐप के ऊपर आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलती है आंसर्स की, और इसके साथ साथ अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। सो अगर आप एक सीरियस जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो उत्कर्ष के साथ मिलकर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। और इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, और लिंक पे क्लिक करके आप उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ अपनी जुडिशरी और एपीओ की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये एक छोटी सी कोशिश थी ये समझाने की कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट से 1985 का जो जजमेंट था वो किस तरीके से कनेक्टेड था, और इससे क्या नए प्रोस्पेक्ट और क्या क्या नए इंप्लीकेशन हमारे देश में क्रिएट हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, और ये कह दिया है
कि जो सेक्शन नंबर 125 है, ये सेक्शन नंबर 125 किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, बल्कि हर धर्म की महिलाओं के ऊपर, महिलाओं, बच्चों के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो ऐसे प्रोविजंस को समझना और सीखना चाहते हैं। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।